भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का सरकारी अध्यापक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपको पता ही है सीटेट की जो परीक्षा है वो टल चुकी है। तो अभी जो आपकी परीक्षा है वो अगस्त के एंड में भी हो सकती है, सितंबर में भी हो सकती है और ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपके कि अक्टूबर में भी हो सकती है। तो हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाएगा अब तैयारी करने के लिए। तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कई सारी प्लेलिस्ट हैं। चैप्टर वाइज मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो सीडीपी बाल विकास में पूछे गए हैं उनको भी करवाया है, तो नीचे क्लिक करके जरूर देखिएगा। अब हम स्पेशल वीडियोस की सीरीज चला रहे हैं जिसमें क्या है, हम टैग वर्ड्स को कवर कर रहे हैं। इससे पहले बाल विकास के टैग वर्ड्स, इंग्लिश के टैग वर्ड्स, ईवीएस के टैग वर्ड्स। अब हम कवर करेंगे हिंदी पेडागोजी के जो टैग वर्ड्स आपसे पूछे जाते हैं। टैग वर्ड्स का मतलब ये होता है कि एग्जाम में एज इट इज वैसी ही लाइन, वैसा ही शब्द अगर आपको दिख जाए तो आप समझ जाना कि ये पॉजिटिव वर्ड है या फिर नेगेटिव वर्ड है या फिर आंसर क्या है, आपको सीधा सीधा आंसर पता लग जाएगा। चलिए, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी पेडागोजी के टैग वर्ड्स। इसके बाद में साइंस पर और मैथ्स पर भी एक टैग वर्ड्स की वीडियो लेकर आऊंगा, तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना है आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हिंदी भाषा की हम बात कर रहे हैं। तो आपको पता ही है जो भाषा होती है उसको एक तो आप सीखते हैं, जो आपकी भाषा है उसको एक तो आप लर्न करते हो एक भाषा को इसके अलावा अर्जित भी किया जाता है। तो लर्निंग एंड एक्विजिशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अधिगम को लर्निंग बोलते हैं, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा। अर्जन को बोलते हैं एक्विजिशन। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है इनमें बता देता हूँ कि अधिगम का मतलब ये होता है कि जब हम कोई भी भाषा स्वयं से सीख रहे हैं उसमें हम प्रयास लगा रहे हैं। प्रयास लगाकर अगर हम कोई भी भाषा सीख रहे हैं तो उसको बोलते हैं अधिगम। अगर बिना प्रयास लगाए हम चलते फिरते बिना और सफलतापूर्वक कोई भाषा सीख रहे हैं तो उसको बोलते हैं अर्जन। अभी आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको देखिए अर्जन का टैग वर्ड आप याद कर लीजिए, सफलतापूर्वक अर्जित। अगर आपने कोई चीज कर ली है तो वो अर्जन है, ठीक है। सफलतापूर्वक अगर कोई भाषा आपने ग्रहण कर ली है बिना प्रयास लगाए तो वो अर्जन है। इसके अलावा कोई भी भाषा सीखने के लिए आपने प्रयास लगाए हैं तो वो क्या है, अधिगम है, ठीक है। तो ये दोनों के टैग वर्ड्स हैं। इसके अलावा अर्जन किस चीज का किया जाता है, तो जो मातृभाषा होती है, आप याद रखेंगे ये जो मातृभाषा है, इधर ये जो मातृभाषा है इसका हमेशा अर्जन किया जाता है। और जो द्वितीय भाषा अगर आप कोई सीखते हो, जैसे मातृभाषा, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है तो उसके आसपास में जो बोले जाने वाली भाषा है वो मातृभाषा है, तो उसका वो अर्जन करेगा। इसके अलावा विद्यालय में जाकर वो अगर वो कोई दूसरी इंग्लिश भाषा सीखना चाहता है तो वो है द्वितीय भाषा, ठीक है, याद रखेंगे। अब ये जो मातृभाषा है इसको समाज के अनुकरण करके सीखता है, समाज का अनुकरण करके सीखता है। समाज में वो देखता है, बालक सुनता है, उसके बाद ही वो भाषा का अर्जन करता है, ठीक है। तो भाषा का अर्जन में अर्जन किस चीज का होता है, मातृभाषा का। और ये सब मातृभाषा का अर्जन कहाँ होता है, तो समाज का अनुकरण करके। इसके अलावा अधिगम की अगर बात करें तो ये विद्यालय में सीखा जाता है। अधिगम कहाँ पर होता है, विद्यालय में, ठीक है। जो दूसरी भाषा है वो कहाँ पर सीखी जाती है, विद्यालय में। इसके अलावा जो प्रथम भाषा भी हम बोलते हैं, जिसको प्रथम भाषा है, उसका भी बालक क्या करता है, अर्जन करता है, ठीक है। द्वितीय भाषा यहाँ पर हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट इनमें डिफरेंस ये है, आप याद रखेंगे, ये जो अर्जन है वो अनौपचारिक होता है और जो अधिगम है वो औपचारिक होता है। अब अनौपचारिक और औपचारिक में अंतर क्या है, जहां पर समय, स्थान, पाठ्यक्रम निश्चित होता है उसको बोलते हैं औपचारिक, यानी कि चीजें कैसी हैं, ऑफिशियल हैं, औपचारिक हैं। जहां पर समय, पाठ्यक्रम, कोई भी स्थान, कुछ भी निश्चित नहीं होता, बालक चलते फिरते लोगों को देख देख कर कुछ भी भाषा का अर्जन कर लेता है, तो उसको बोलते हैं अनौपचारिक परिस्थिति में। तो हमेशा अनौपचारिक परिस्थिति में भाषा का अर्जन होता है, औपचारिक परिस्थिति में भाषा का अधिगम होता है। इसको आप याद कर लीजिए दोस्तों। टेलीग्राम का जो लिंक है वो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जो हम एज इट इज आपको पढ़ा रहे हैं इसका सीधा सीधा PDF आपको मिल जाएगा, या फिर एप्लीकेशन भी थोड़ी दिन में आने वाली है तो उसको भी आप डाउनलोड कर लेना। तो वहां पर सारी PDF को हम लाइन से लगा देंगे, ठीक है। तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। चलिए, अब यहाँ पर भाषा शिक्षण के कुछ सिद्धांत काम करे जाते हैं। जैसे भाषा शिक्षण में हिंदी का हम पढ़ रहे हैं तो हिंदी भाषा का जो पाठ्यक्रम है वो कैसा होना चाहिए, उसके लिए कुछ सिद्धांत हैं। तो ये सारे सिद्धांत आपको पता होना चाहिए। ये सारे सिद्धांत आपको पता भी होंगे, आपने पढ़े भी होंगे। तो मतलब हर एक सब्जेक्ट में है ये सारे सिद्धांत, आपके बाल विकास में भी हैं, हिंदी में भी हैं, EVS में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला सिद्धांत आप, तो यहाँ पर मैं फास्ट रिवीजन का कर देता हूँ कि अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत, इस सिद्धांत का पालन किया जाता है हिंदी शिक्षण में। इसका मतलब ये है कि हिंदी भाषा का जो पाठ्यक्रम है जो आप निर्धारित कर रहे हो वो बच्चे की रुचि, बच्चे की अभिव्यक्ति के आधार पर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक टीचर को अभिव्यक्ति, उसकी रुचि, उसको क्या पसंद है, उसको क्या पसंद नहीं है,
इन सभी चीजों के आधार पर उसका पाठ्यक्रम तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद ही बालक क्या है, पढ़ने के लिए अभिप्रेरित यानी कि मोटिवेट होगा। ठीक है, आपको याद रखना है हिंदी पाठ्यक्रम का जो हिंदी भाषा का जो पाठ्यक्रम आप डिसाइड कर रहे हो वो बच्चे की रुचि, अभिव्यक्ति और उसको क्या इच्छा है, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर करना है, जिससे क्या है बच्चा पढ़ने में अभिप्रेरित रहे यानी कि मोटिवेटेड रहे। तो ये कहता है अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत क्या कहता है कि बालक क्या है दूसरे लोगों का अनुकरण करके भाषा सीखता है। ठीक है, तो टीचर कक्षा में क्या है पाठ्यक्रम इस तरह से तैयार करेगा कि टीचर भी उसको दोहराएगा, टीचर भी उसको पढ़ाएगा, तो टीचर को देख देख कर ही बच्चा सीखेगा। और जैसे हमने अभी आपको बताया, जो अर्जन होता है भाषा का वो अनुकरण के माध्यम से ही होता है। समाज का अनुकरण करके भाषा का अध्ययन, भाषा का अर्जन बालक करता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बताऊंगी। क्रियाशीलता का सिद्धांत, बच्चे को क्या है आपको क्रियाशील रखना है। क्लास में कई सारी एक्टिविटीज उसको ऐसी करवानी है, उससे प्रश्न पूछने हैं जिससे वो क्रियाशील रहे। क्रियाशील रहेगा तो ज्यादा सीखेगा। तो क्रियाशील का सिद्धांत क्या कहता है, पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें बालक क्या है क्रियाशील रहे, उसमें कई सारी पहेलियां, कहानी, ये सारी चीजें होनी चाहिए। अभ्यास का सिद्धांत क्या कहता है कि जितनी बार बालक को आप अभ्यास कराओगे पाठ्यक्रम में, जितना, जैसे आपने देखा होगा किसी भी पाठ्यक्रम में देखा होगा चैप्टर के बाद क्या है उसकी प्रैक्टिस होती है, तो वो अभ्यास के लिए होती है। तो अभ्यास करेगा तो बालक ज्यादा सीखेगा। वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है कि हर एक व्यक्ति दूसरे से अलग है। वैयक्तिक विभिन्नता पर एक सेपरेट वीडियो है हमारी, सर्च करिए अभी, सरकारी अध्यापक डालना, उसके बाद डालना वैयक्तिक विभिन्नता। ठीक है, आ जाएगी वीडियो। वो बाल विकास में सीडीपी का कोर्स करवाया है हमने सीटेट के लिए, चाइल्ड साइकोलॉजी का, उसमें ये सेपरेट वीडियो है जिसमें क्या है एक बालक दूसरे बालक से अलग होता है। तो सभी बालकों की रुचियां, सभी बालकों की अभिव्यक्तियां, उनको सभी बालकों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो ये कहता है अभिव्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत। तीसरा है आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति होता है किसी चीज को बार बार दोहराना, तो बालक के सामने आप बार बार चीजों को दोहराओगे तो वो ज्यादा सीखेगा। अनुबंधन का सिद्धांत, यहाँ पर इसका मतलब ये है, ये आपने पढ़ा होगा अनुबंधन का सिद्धांत, साइकोलॉजी में पढ़ा होगा आपने। अनुबंधन का सिद्धांत क्या कहता है कि चीजों को जोड़कर पढ़ाना है आपको, उसके जो आसपास की चीज़ें हैं, उसके जो वातावरण, आसपास का वातावरण है, उससे जोड़कर आपको पाठ्यक्रम तैयार करना है। पाठ्यक्रम भी ऐसा होना चाहिए बच्चे के आसपास के जो वातावरण है उससे संबंधित हो। तो अनुबंधन का सिद्धांत क्या कहता है कि बच्चे को ऐसे पढ़ाना है कि उसके आसपास का जो वातावरण है वो उससे कनेक्ट कर पाए। ठीक है, तो ये कुछ भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं। ये सारे सिद्धांत आपको पता होंगे, इसलिए मैंने इनका फास्ट रिविजन कर दिया है। अब आगे देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आप ध्यान रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि भाषा का जो अधिगम है उसमें व्याकरण की क्या भूमिका होती है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है हिंदी व्याकरण में कि भाषा अधिगम में क्या है व्याकरण की क्या भूमिका है, तो व्याकरण क्या रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 लाइनें केवल याद कर लेनी है आपको, एज इट इज, यही लाइनें आपको पेपर में दिख जाएंगी अगर ये प्रश्न आता है। तो इसका जो व्याकरण का जो रोल है, इसका टैग वर्ड ये है कि व्याकरण क्या करता है, भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाता है। भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाता है व्याकरण, आप याद रखेंगे। इसके अलावा बालक को शुद्ध बोलना सिखाता है, लिखना, पढ़ना, इसके संबंध में ये सारी चीजें, ये सारी भूमिका किसकी होती है, व्याकरण की। याद रखेंगे भाषा अधिगम में व्याकरण की क्या भूमिका है कि बच्चे को शुद्ध भाषा का प्रयोग करना, लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। व्याकरण शिक्षण की कुछ विधियां हैं, 2-3 विधियां जो इंपॉर्टेंट हैं, जो मेन है वही मैं डिस्कस कर लेता हूं। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो हिंदी पेडागोजी के टैग वर्ड्स हैं, पूरे नहीं है, अभी मैं क्या है कुछ और टैग वर्ड्स ढूंढूंगा बुक में, अगर कुछ और टैग वर्ड्स मिल जाते हैं तो मैं उनको भी अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर इसको देखिए, कुछ विधियां हैं, आगमन विधि और निगमन विधि। ऐसा कोई भी साल नहीं है कि आगमन विधि और निगमन विधि से एक प्रश्न ना पूछा गया हो। हर साल एक प्रश्न इन विधियों से पूछा जाता है। तो सबसे पहले बता देता हूं कि आगमन विधि क्या होता है। अच्छा, एक नीचे कमेंट्स करके आप बताएंगे कि आगमन निगमन ये जो विधि है इसके जन्मदाता कौन है। ठीक है, इन विधियों को किसने दिया है, नीचे कमेंट्स करके आप बताएंगे सब। ठीक है, अब आगमन विधि क्या होती है कि उदाहरण की सहायता से हम पहुंचते हैं नियम पर, सिद्धांत पर। नियम से या सिद्धांत पर हम पहुंचते हैं उदाहरण के माध्यम से, उसको बोलते हैं आगमन विधि, यानी कि हम नियम पर आ रहे हैं। तो ये होगी हमारे आगमन विधि। और निगमन विधि है कि नियम से हम जा रहे हैं। इसमें निगमन विधि में क्या होता है, सबसे पहले एक सिद्धांत रटवाया जाता है बच्चों को, उसके बाद उसके उदाहरण दिए जाते हैं। निगमन जो विधि का प्रयोग है वो प्राचीन काल में किया जाता था, जब बच्चों को उदाहरण, सिद्धांत, नियम रटवाए जाते थे। तो यहाँ पर अभी जो प्रयोग किया जाता है वो आगमन विधि का उपयोग किया जाता है कि सबसे पहले बच्चे को आपको उदाहरण देने हैं, उसके बाद आप किसी सिद्धांत या फिर नियम पर पहुंचोगे। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा
इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगमन विधि के सोपान क्या हैं। अब अगर आपको ये पता है कि आगमन विधि के सोपान अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया गया या फिर इनको इधर उधर करके आपको लाइन से लगवा लिया गया, तो आपको यह पता होना चाहिए आगमन विधि क्या है। तो उदाहरण से नियम की ओर जाती है, उदाहरण से सूत्र की ओर जाती है। तो यहां पर देखिए आगमन विधि के सोपान स्टेप्स क्या होंगे फिर। तो सबसे पहले उदाहरण का प्रस्तुतिकरण, सबसे पहले एक टीचर क्या है, उदाहरण का प्रस्तुतिकरण करेगा बच्चों के सामने कक्षा में, ठीक है, यही तो है सबसे पहले, क्योंकि हमें पहुंचना है किसी सिद्धांत या फिर सूत्र पर। तो सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाएगा, उसके बाद बालक उसका निरीक्षण करेगा, उस उदाहरण को निरीक्षण करेगा, उसको देखेगा, समझेगा, उसका अवलोकन करेगा बालक। उसके बाद उसका सामान्यीकरण या फिर सूत्रीकरण करेगा, यानी कि उसके बाद क्या है, उसका सूत्र बनाएगा बालक। उसके बाद उस सूत्र को परीक्षण करेगा, उस सूत्र का सत्यापन करेगा, उस सूत्र को परीक्षा कर करके देखेगा कि ये सूत्र सही है या फिर नहीं है। तो ये आगमन विधि के स्टेप्स हैं जिनमें ये आगमन विधि पूरी होती है। तो ये आप रट लीजिए, उदाहरण को सबसे पहले प्रस्तुतिकरण किया जाता है, फिर बालक उदाहरण का निरीक्षण करता है, फिर उसका सूत्रीकरण करता है, फिर सूत्र जो बनाया है उसका परीक्षण करता है, ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स में है, इसको आप रट लीजिए, आगमन विधि के सोपान हैं, ठीक है। और नीचे कमेंट्स करके बताएंगे आगमन निगमन विधि के जन्मदाता कौन है। चलिए, व्याकरण शिक्षण में कुछ विधियां हैं, कई सारी विधियों के बारे में आपको पता होगा, लेकिन व्याकरण शिक्षण में कई सारी ऐसी विधियां हैं, कुछ ऐसी मतलब विधियां हैं, पूरी विधियां नहीं है, कुछ और इंपॉर्टेंट विधियां होंगी, हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली है भाषा संसर्ग विधि। अब भाषा संसर्ग विधि पढ़ाई जाती है दोस्तों उच्च माध्यमिक स्तर पर, ये उच्च माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होती है भाषा संसर्ग विधि। इसमें क्या होता है, जो कवि और लेखक भाषा पर अच्छी पकड़ रखते हैं उनकी कविताएं बालकों को पढ़ाई जाती हैं, लेकिन ये क्या है, अपने आप में पूर्ण विधि नहीं है। ये भी एक लाइन एक टैगवर्ड है, इसको आप रट लीजिए कि अगर पूछ लेगा कि कौन सी विधि अपने आप में पूर्ण नहीं है, तो आप आंसर लगाएंगे भाषा संसर्ग विधि, ठीक है। और कौन सी विधि में भाषा पर अधिकार रखने वाले लेखकों की कृतियां पढ़ाई जाती हैं, तो आप बोलेंगे भाषा संसर्ग विधि। ऐसी कौन सी विधि है जो उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, तो आप बोलेंगे भाषा संसर्ग विधि, ठीक है। 3 प्रश्न, बड़े प्रश्न आपके यहाँ से बन गए हैं। दूसरी है खेल विधि। अब खेल विधि के माध्यम से बालक को व्याकरण कैसे सिखाओगे, तो इस विधि के माध्यम से बालकों को खेल खेल में व्याकरण सिखाई जाती है। तो आप बोलोगे कि खेल खेल में व्याकरण कैसे सिखाई जाएगी, तो व्याकरण इसमें कुछ इस तरह से सिखाई जाती है कि बच्चों को शब्द भेद करने सिखाए जाते हैं, लिंग भेद करने सिखाए जाते हैं, तो इस तरह की चीजें व्याकरण सिखाई जाती है खेल खेल में। तो ये आप याद रखेंगे, खेल खेल में व्याकरण सिखाने वाली विधि कौन सी है, खेल विधि। इसमें लिंग भेद करना, शब्द भेद करना सिखाया जाता है। उच्च माध्यमिक स्तर पर सबसे विद्यार्थियों के लिए कौन सी विधि है, भाषा संसर्ग विधि। भाषा पर अधिकार रखने वाले लेखकों की कृतियां कौन सी विधि में पढ़ाई जाती हैं, तो भाषा संसर्ग विधि। कौन सी विधि अपने आप में पूर्ण विधि नहीं है, तो भाषा संसर्ग विधि। आगे बढ़ते हैं। भाषा कौशल आपने सुनाई होगा, श्रवण कौशल, पठन कौशल, ये आपने सुनाई होगा। इनका क्रम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका जो ट्रिक होती है वो ये होती है सुबोपली। सुबोपली इसकी ट्रिक होती है, आप याद रखेंगे, सुबोपली याद कर लीजिए, केवल सुबोपली। सु से सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक है, याद कर लीजिए सुबोपली। ये इनका क्रम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है। इसकी जो ट्रिक है वो मैंने आपको बता दी, सुबोपली है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। जो श्रवण कौशल है वो सुनने के अंतर्गत आता है, जो बोलना है वो अभिव्यक्ति कौशल के अंतर्गत आता है। इसका मतलब ये है कि बालक जब बोलेगा तभी भी तो उसको अभिव्यक्त करनी है कोई चीज अपने अंदर की, तो बोलेगा तभी तो अभिव्यक्ति बाहर आएगी उसकी, ठीक है। पठन कौशल के अंतर्गत पढ़ना आता है और लेखन कौशल के अंतर्गत लिखना आता है। एक चीज आपको पता ही होगा, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, लेकिन इसको भी थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए अपना, कि जो सुनना है और पढ़ना है ये ग्रहणात्मक कौशल के अंतर्गत आते हैं। यानी कि इन सब में, दोनों में क्या है, कोई चीज ग्रहण कर रहा होता है। जैसे सुनना, कोई भी चीज आप सुन रहे हो तो इसका मतलब क्या है, आप कुछ ग्रहण कर रहे हैं। कोई चीज आप पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आप उसको ग्रहण कर रहे हैं, उसमें जो ज्ञान है उसको ग्रहण कर रहे हैं। तो 2 चीज ग्रहणात्मक कौशल के अंतर्गत आती है और 2 जो कौशल हैं वो अभिव्यक्तात्मक कौशल के अंतर्गत आते हैं। अभिव्यक्ति को जाहिर करना, अपने अंदर की बात कहना, तो कब कह पाओगे आप, बोलोगे जब कह पाओगे, या फिर लिखकर भी कह सकते हो। तो ये जो 2 कौशल हैं, बोलना और लिखना, अभिव्यक्तात्मक कौशल के अंतर्गत आते हैं। सुनना, पढ़ना ग्रहणात्मक कौशल के अंतर्गत आते हैं। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वाचन आपने सुना होगा, वाचन से भी एक प्रश्न आता है, हर साल एक प्रश्न आता है। वाचन का मतलब ये होता है कि पढ़ना, पढ़ने को हम वाचन कहते हैं। इसमें 2 चीजें आती हैं, एक सस्वर वाचन, एक मौन वाचन,
ठीक है, वाचन के जो प्रकार हैं वहां से ही प्रश्न पूछा जाता है। एक होता है स्वर सहित पढ़ते हुए ग्रहण करना, सस्वर वाचन पहला प्रकार है। सस्वर वाचन का मतलब क्या है कि स्वर सहित पढ़ना और उसका अर्थ भी ग्रहण करना, उसको बोलते हैं दोस्तों सस्वर वाचन। ठीक है, वाचन का ये एक प्रकार है। दूसरा है सस्वर वाचन, ये जो हमने सस्वर वाचन पढ़ा इसके भी एक प्रकार हैं, इसके भी 4 प्रकार हैं। एक होता है आदर्श वाचन। आदर्श वाचन क्या होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिए क्योंकि यही से प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। आदर्श वाचन क्या होता है कि जब अध्यापक, एक टीचर छात्रों के सामने स्वयं वाचन प्रस्तुत करता है, उसको बोलते हैं आदर्श वाचन। ठीक है, जब एक कक्षा में एक टीचर खुद से बच्चों को पढ़ के बता रहा है तो उसका मतलब क्या है, वो क्या है, आदर्श वाचन है। अनुकरण वाचन क्या होता है कि ये अनुकरण वाचन होता है हमेशा आदर्श वाचन के बाद। अब टीचर ने क्लास में पढ़कर कुछ बता दिया तो बच्चे उसका अनुकरण करके वाचन करेंगे। जैसे टीचर ने बोला ए फॉर एप्पल, तो ये हो गया टीचर का बोलना आदर्श वाचन। फिर बच्चे बोलेंगे ए फॉर एप्पल, ये है अनुकरण वाचन, क्योंकि बच्चा क्या है, टीचर का अनुकरण कर रहा है, उसको कॉपी कर रहा है। याद रखेंगे ये क्या है, अनुकरण वाचन। वैयक्तिक वाचन ये होता है कि एक व्यक्ति द्वारा सस्वर वाचन हो, यानी एक व्यक्ति को ही अगर वाचन करता है तो उसको बोलते हैं वैयक्तिक वाचन। सामूहिक वाचन वो होता है जिसमें बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, बहुत सारे व्यक्ति मिलकर पढ़ते हैं, बहुत सारे मिलकर सस्वर वाचन करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, 2 या होंगे या फिर 2 से ज्यादा होंगे, इसको बोलते हैं सामूहिक वाचन। इनको आप याद कर लीजिए। सस्वर वाचन के 4 प्रकार हैं। आदर्श वाचन जिसमें टीचर पढ़ता है, अनुकरण वाचन जिसमें बालक टीचर का अनुकरण करता है, वैयक्तिक वाचन यानी कि कोई एक बच्चा, एक व्यक्ति या फिर एक बच्चा पढ़ता है, सामूहिक वाचन वो होता है या 2 से अधिक लोग पढ़ते हैं तो सामूहिक वाचन कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। वाचन का दूसरा प्रकार है मौन वाचन। पहले हमने पढ़ा सस्वर वाचन, दूसरा है मौन वाचन, यानी कि कोई भी लिखित सामग्री है उसको चुपचाप बिना आवाज किए पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। ठीक है, मौन वाचन क्या कहलाता है, लिखित सामग्री को चुपचाप पढ़ना। मौन वाचन भी 2 प्रकार का होता है, ये भी आप याद कर लीजिए, गंभीर वाचन, एक द्रुत वाचन। गंभीर रूप से, द्रुत मतलब ज्यादा गंभीर नहीं है वो। ठीक है, याद कर लीजिए। एक सस्वर वाचन के कितने प्रकार हैं, सस्वर वाचन और दूसरा है मौन वाचन। मौन वाचन यानी कि एकदम मौन होकर पढ़ना, चुपचाप लिखित सामग्री को पढ़ना। और मौन वाचन की भी 2 प्रकार हैं, गंभीर वाचन और द्रुत वाचन। और जो पहला सस्वर वाचन था उसके 4 प्रकार हैं, वो भी आप याद रखेंगे। दोस्तों ये कुछ आज के हिंदी के टैग वर्ड्स हैं, हिंदी पेडागोजी के लिए टैग वर्ड्स हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ और टैग वर्ड्स मिलती हैं और कई सारे सब्जेक्ट्स के हम टैग वर्ड्स लेकर आएंगे तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना है। और पहली बार अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसके बराबर में जो बेल आइकन है उसको ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर देना है।